Okay, we are live now. Okay, this is live now. तो आज के आइकन गवर्न इनसाइट्स के 18वीं कड़ी में फिल्म, समाज और हम विषय पर चर्चा में आप सभी का आइकन गवर्न के सभी सदस्यों और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइकन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस आपके और मेरे जैसे जागरूक लोगों का एक ऐसा समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं का अस्थायी हल तलाशने की कोशिश करता है। आइकन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं और सरकार से परे अपने दायित्व को लेकर के सजग हैं। आइकन गवर्न इनसाइट सीरीज के तहत अभी तक हम लोगों ने जो 17 कार्यक्रम किए हैं उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति सहित अनेक मुद्दों पर परिचर्चा की है और इसके माध्यम से लगभग हम 30-35 हजार लोगों तक पहुंच पाए। आज के कार्यक्रम पे आते हैं। आज के हमारे पैनल पर हमारे साथ बड़े फिल्मी पर्दों के पीछे से उगते हुए सूरज की तरह 3 युवा फिल्मकार साथ में हैं, जिन्होंने बिहार, झारखंड के छोटे शहरों से निकलकर मैथिली सिनेमा, बॉलीवुड और हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई है। और मैं आपकी उत्सुकता से को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं कि अगर आपने इनमें से कोई भी मूवीज का नाम सुना हो, देखा हो, जैसे कि मैथिली में भास्कर झा और रोशनी झाकृत का विकल्पना, यूट्यूब पर मधुर मैथिली सीरीज की लाल काकी, बॉलीवुड में रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ की जग्गा जासूस, या फिर हाल फिलहाल में पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बच्चन की लूडो इत्यादि, और हॉलीवुड में की बात करें तो एंजेलिना जोली की मैलिफिसेंट या फिर डिज्नी की डम्बो। इन सब में से किसी भी मूवीज का अगर आपने नाम सुना हो, देखा हो, तो इन नामों के पीछे के जो चेहरे हैं वो अभी आपके सामने पर्दे पे उनको आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भी। आप और हम में से शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कोई फिल्म कभी ना देखी हो। आज के जनरेशन में ये ऐसा मुश्किल है, बल्कि आजकल के जमाने में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि फिल्म हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्थानीय भाषा जैसे कि मैथिली, भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक की फिल्मों ने हमारे खान पान, पहनावे ओढ़ावे, बोलचाल, यहाँ तक कि संबंधों, रिश्तों और विचारों को भी प्रभावित किया है। फिल्म जगत आज के समय में एक बड़ी इंडस्ट्री है जहां काफी कंपटीशन भी है और साथ में जो नाम कमाते हैं उनके लिए करोड़ों लोगों का स्नेह और प्रशंसा भी है। फिल्म जगत की चुनौतियों और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए ऐसे अनेक सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 महानुभाव मौजूद है, जिनका मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले सम्राट चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। सम्राट धनबाद से हैं। BHU से इन्होंने MA इंग्लिश किया। हेलो। वहीं से इन्होंने थिएटर करना शुरू किया। फिर बाद में इनके पास 2 ऑफर थे, एक ISM धनबाद से पढ़ाई करने का और जामिया मिलिया से पढ़ाई करने का। तो इन्होंने जामिया से मास कम्युनिकेशन किया और उसके बाद इन्होंने इस दुनिया में पांव रखा। पिछले 10-11 सालों से ये लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। नीलेश मिश्रा के यादों का इडियट बॉक्स में कहानियां लिखने से और इन्होंने शुरुआत की और अभी तक लगभग 40 टेलीविजन शोज ये स्टोरी, डायलॉग राइटिंग ये कर चुके हैं। वर्तमान में पिछले कई वर्षों से अनुराग बासु के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने एपिक चैनल पे रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी के लिए राइटिंग करनी शुरू की और उसके बाद इन्हें जग्गा जासूस के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर और डायलॉग राइटर का म्यूजिकल लिखने का मौका मिला। फिर ये 2 मूवी के लिए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे और डायलॉग राइटर भी थे। अभी ये वर्तमान में इरोस के लिए एक फिल्म लिख रहे हैं और आगे अपनी मूवी बनाना चाहते हैं। सम्राट, एक बार आपका फिर से स्वागत। हमारे साथ विकास चंद्र झा दरभंगा से। विकास जी भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी दिनों से सक्रिय हैं, लगभग 10-12-13 सालों से सक्रिय हैं। इन्होंने फिल्म की डायरेक्शंस की हैं, प्रकाश झा प्रोडक्शंस के साथ काम किया है, मैथिली फिल्म में काफी इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने 1 फीचर फिल्म और 3 मैथिली लैंग्वेज की शॉर्ट फिल्म्स अभी तक बनाई हैं, जिसमें हरिमोहन झा की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित कवि कल्पना और नमो नारायण काफी चर्चित रही है। इनका प्रयास मैथिली साहित्य को डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने में लाने का इन्होंने प्रशंसनीय प्रयास पिछले कई वर्षों से लगातार करते रहे हैं। और
इनकी एक हाल फिलहाल में लॉकडाउन के टाइम में सैटिरिकल लॉजिक जो टॉक शो है, लॉजिकल मैथिली, जिसमें लाल काकी रोशनी झा परफॉर्म करती हैं, वो काफी पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट मैंने भी उसके लगभग लगभग सारे एपिसोड देखे हैं और उसकी व्यूज लाखों में कहिए कि रहती है। और इसके अलावा इन मैथिली सिनेमा को ये आगे भी इस पे लगातार काम कर रहे हैं। मैथिली साहित्य को इन्होंने काफी बल दिया है फिल्म के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से। धन्यवाद तिलक, और आप सभी को प्रणाम, बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक परिचय देने के लिए। और अभी आगे की वार्ता हम जारी रखेंगे, एक बार और परिचय कर ले हम। हमारे प्रिय बसंत जी हैं, तो कैरी ऑन टू हिम। विकास जी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग फ्रेंड्स क्लब में वर्षों तक साथ में शुरू में जाया करते थे, और मैं जब पहली बार फ्रेंड्स क्लब गया तो विकास जी को देख करके हम लोग कहिए कि एकदम से भाव विभोर हो जाते थे कि हाँ भाई ऐसा भी आदमी बन ठन करके, और वो सारी चीजें। विकास जी की बड़ी अच्छी बॉडी रही है, और ये कैमरा में शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन वैसे कहिए कि विकास जी काफी अच्छी पर्सनैलिटी, और स्क्रीन के सामने भी हमें वो आएंगे, इसमें आना चाहिए उन्हें, इसमें कोई हमें तो कोई शक नहीं। खैर, आज एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनकी बातें हम लोग ज्यादा सुनेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद एक्टर की तरफ भी हम लोग को देखने का मौका मिले। आज हमारे साथ बसंत राज सिंह भी हैं। बसंत जी मुजफ्फरपुर से हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने एनिमेशन की पढ़ाई की, फिर आईएमसी से पढ़ाई किया, और पिछले 10 वर्षों से ऊपर के समय से ये क्रिएटिव वर्क अपना प्रोफेशनल तौर पे कर रहे हैं। विजुअल इफेक्ट्स कंपोजिटर के तौर पर इन्होंने बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड की मूवीज तक में अपना काम किया है। एंजेलिना जोली की मैलिफिसेंट, डिज्नी की डम्बो और कॉल ऑफ द वाइल्ड जैसी बड़ी मतलब कि दुनिया के बेहतरीन मूवीज पर इन्होंने काम किया है। बॉलीवुड की मूवीज पे भी इन्होंने काफी काम किया है। अक्षय कुमार की हॉलीडे, कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं, और भी अभी भी कुछ देर पहले भी मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो इतने सारे, इनफैक्ट बसंत जी से मैं बहुत ही शर्मीले प्रकृति के हैं, वो अपनी तारीफ करने से थोड़े हिचकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आज वो खुल के हम लोग के लिए हम लोग के साथ बात करेंगे। तो इन्होंने रेडियो टेलीविजन में काफी राइटिंग भी की है, स्टोरी इत्यादि भी लिखी है। और इनफैक्ट मैं जब बसंत जी से बातचीत हो रही थी तो मैंने इनके ट्विटर पे 2 पंक्तियां देखी जो इन्होंने खुद लिखी हैं, और मुझे लगता है कि वो 2 पंक्तियां इनकी लेखनी के बारे में भी, और हमारे साथ जो आज पैनल पे उन सभी के यात्रा के बारे में भी बड़ा अच्छा सा एक सारांश बताएगा कि जिन पत्थरों पे सर रख रोया था कभी, जिन पत्थरों पे सर रख रोया था कभी, एक अरसे बाद आज पाया कि उन पे दुब उगाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष की जो यात्रा है, जिस तरीके से मान लीजिए कि जैसे जैसे छोटे शहरों, तो बहुत इंस्पायरिंग रहा ये 2 शब्द। बिल्कुल। तो इनफैक्ट आप सभी की यात्रा कहीं ना कहीं इसी को बयां करती है। और आज आप तीनों से बात करने के लिए हमारे साथ अभिनव सब्यसाची पाल हैं। अभिनव श्री राम स्कूल में टीचर हैं, पलटन नामक संस्था प्ले से जुड़ी हुई चलाते हैं। ललित कला अकादमी जैसी प्रतिष्ठित आर्ट गैलरीज में इनकी पेंटिंग्स इत्यादि प्रदर्शित हुई हैं। पिछले 20 साल से ये थिएटर में काफी सक्रिय हैं, और दरभंगा से लेकर के दिल्ली तक इनके थिएटर के मतलब कि चर्चा रहे। हम लोगों ने इन्हें काफी दिनों से देखा है। हमारे साथ केशव चंद्रा भी हैं। केशव जी दरभंगा से हैं। इन्होंने दिल्ली से एनिमेशन की पढ़ाई 2014 से शुरू की। बचपन से फिल्म में काफी रुचि रखते हैं। इन्होंने कुछ एक आध शॉर्ट मूवीज भी बनाई हैं अपने कॉलेज के दौरान, और ये ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं। वर्तमान में बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, काफी सक्रिय हैं, और अभी ये काम सीख रहे हैं, और आप लोगों के साथ बातचीत करने में आई एम श्योर कि इनके पास बहुत सारे सवाल होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथी जो जुड़े हैं उनसे आग्रह हुआ कि आप इस मुद्दे पर जो भी अपनी राय, टिप्पणी, सुझाव, सवाल रखना चाहें वो चैट के माध्यम से रख सकते हैं। चुनिंदा सवालों को हम स्क्रीन पर और पैनल के सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ऐसे तमाम मुद्दों पर बिना लाग लपट अगर काम करना चाहते हैं तो आइकन गवन के फेसबुक पेज को लाइक करें, हमसे संपर्क करें और साथ आएं। URL है facebook.com/icongovern। अब बिना समय गवाए मैं आग्रह करूंगा सम्राट चक्रवर्ती जी से कि आप लगभग 10 मिनट में अपनी बात रखें और
अपनी यात्रा का वृतांत हम लोग से साझा करें। सम्राट। तिलक जी, क्या हम बसंत जी या विकास जी से शुरू कर सकते? थोड़ा वार्म अप चाहिए। मुझे लगता है विकास से शुरू करते हैं प्लीज, अगर यू डोंट माइंड। विकास जी पे मैं तो आप दोनों को ही सुनने के लिए ज्यादा रोमांचित हूँ और ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सेम यार विकास जी शुरू करते हैं, विकास जी शुरू कीजिए। ठीक है, मैं शुरू और करता हूँ। तिलक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई इतना खूबसूरत परिचय मैंने अपना पहले कभी नहीं सुना था, और थैंक यू। और बस तमाम देखने सुनने वाले को भी सादर प्रणाम। हाँ, मेरा थैंक यू परिचय तिलक भाई। तिलक ने सब कह ही दिया है, और हम लोगों का तो साथ इस फिल्म लाइन में जुड़ने से पहले से भी बहुत पहले से रहा है तिलक और हम। कभी हम लोग साथ में उठते थे, बैठते थे, लिखना, बोलना, समझना, परीक्षाओं की तैयारी करना, ये सारी चीजें होती थी। खैर समय कम है और शब्दों की सीमा भी कम ही रखना होगा हम लोगों को इस मुद्दे पे बात करने के लिए। तो कितनी बातें कही जाए, एक तो आई कैन गवर्न जो ये एक इनिशिएटिव है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसको समझना और इसको सामने लेके आना और इनसे जुड़कर बहुत सारे मुद्दों को, गवर्नेंस रिलेटेड चीजों को लेकर के हम सोसाइटी में कनेक्ट हो, ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें सिनेमा को कैसे फिट देखा इन लोगों ने, ये भी मुझे एक आश्चर्यजनक बात लगती है कि सिनेमा का जो, जैसे कि इस विषय का जो मुद्दा आज है कि हम और हमारा समाज सिनेमा से कितना प्रभावित है, और सिनेमा के थ्रू हम गवर्नेंस को कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। इस चीज को अगर इसी टॉपिक पे बात की जाए, मैं अपना परिचय भी साइड करता हूँ, मेरी यात्रा क्या रही, मेरा जर्नी क्या रहा, वो करना बहुत एक अलग चीज है। और मुझे लगता है कि मैं इस मामले में सम्राट जी से और बसंत जी से अभी बहुत कम पे हूँ, क्योंकि आया तो मैं मुंबई आ गया था 10-12 साल पहले ही, लेकिन मैं बॉलीवुड की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव में गया नहीं। मैं हूँ यहीं पे मुंबई में ही हूँ, लेकिन मुझे अपने रीजनल लैंग्वेज के लिए एक मन में ऐसा ये आ गया। कुछ दिन तक प्रकाशा प्रोडक्शंस में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। मैंने जिस फिल्म में काम किया था वो फिल्म थी टर्निंग 30, एंड टर्निंग 30 वाज अ फिल्म जो गुलपनाग वाज द लीड हीरोइन। तो उसमें मैं 3 महीने तक जब सेट पे रहा और बहुत क्लोजली वॉच किया सारी चीजों को, तो पता नहीं क्या मतलब वहां का वर्किंग प्रोसेस, मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि यू कैन डायरेक्ट अ फिल्म। तो एनीवेज मैं वहां से कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन आया एंड मेड अ फीचर फिल्म इन मैथिली नेम्ड मुखिया जी। बहुत आड़े तिरछे जुगाड़ करके, कहाँ से कैसे करके, एट द सेम टाइम डीएसएलआर टेक्नोलॉजी कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में। सो आई लिफ्टेड दैट कैमरा एंड 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म, एक बकवास सी फिल्म बना दी मैंने। एनीवेज उस फिल्म का सब्जेक्ट, टॉपिक एंड ट्रीटमेंट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज था। वो अपने रीजनल लैंग्वेज में एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था वो, एंड उसका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा नहीं रहा, बट ठीक है, मुझे एक कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ। इट वाज थिएट्रिकली रिलीज फिल्म, मतलब 1 हफ्ते तक वो मेरे होम टाउन में चली थी, एंड आई सॉ द एवरी शोज सिटिंग विद द ऑडियंस, उनका रिएक्शंस और लूप होल्स दिखते थे, बहुत सारी कमियां दिखती थी, एंड मेरा कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता था कि एटलीस्ट यू हैव मेड योर फिल्म एंड यू आर सीइंग इट ऑन स्क्रीन इन योर होम टाउन एट फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट। अभी फिल्म वो फिलहाल वो फिल्म बिहार सरकार के अंतर्गत दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट होती है, यूजुअली क्षेत्रीय भाषाओं के तौर पे दूरदर्शन पटना से वो ब्रॉडकास्ट होती रहती है, सैटेलाइट राइट्स उन लोगों के पास है। सो इन शॉर्ट दिस वाज द माय जर्नी फॉर बीइंग अ फिल्म मेकर। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैथिली में ही काम करना है और परफेक्शन और मैच्योरिटी के साथ काम करना है। सो दैट आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड लिटरेचर को मैंने पकड़ा थोड़ा, एंड आई मेड कवि कल्पना। और यहाँ पे मैं अब सम्राट जी से कनेक्ट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग जग्गा जासूस। जग्गा जासूस जब फिल्म आई थी, तो इस फिल्म को जब मैंने देखा तो इट्स अ वेरी म्यूजिकल एंड पोएटिक ट्रीटमेंट था, और मैंने तभी सोचा कि अरे यार यही चीज मैंने कवि कल्पना में किया है। कवि कल्पना इज अ फिल्म, इज नॉट अ नॉर्मल फिल्म, इज अ कंप्लीट पोएटिक फिल्म। द डायलॉग्स आर ऑल इन पोएटिक फॉर्मेट, लाइक हीर रांझा में जैसी डायलॉग्स है वैसे डायलॉग्स थे हैं इसके भी। तो जग्गा जासूस मैंने देखा, मैंने कहा कि ये चीज अभी जो बन रही है, उसी वक्त मैं कवि कल्पना मुंबई में ही बना रहा था, तो मुझे उससे रिलेट हुआ, बहुत मन हुआ कि मैं किसी से भी, अनुराग वासु के किसी टीम से मिलूं और उनको ये फिल्म दिखाऊं। उस वक्त मैंने सोचा था, आई डोंट नो, आज मैं उस टीम से जुड़ गया हूं, और प्रोबेबली सम्राट जी
उसको देखेंगे, मैथिली से जरा सा भी कनेक्शन होगा तो वो समझेंगे भी। देयर इज सबटाइटल्स, बट मे बी सबटाइटल फॉलो उतना कर नहीं पाएंगे, बट टेक्निकली सबटाइटल उतना स्ट्रांग नहीं है उसमें, बट स्टिल उसके सबटाइटल्स भी अदरवाइज पोएटिक ही लिखे हुए हैं। सो जी दिस मैं इज द कंप्लीट देखूंगा जर्नी। हाँ, और इस तरीके से मेरा फिल्म का एक जर्नी चल रहा है। मुझे रीजनल लैंग्वेज में करना है, अच्छा करना है। कभी कल्पना को नेशनल अवार्ड के लिए भी पिच किया था, बट सैडली आई डिड नॉट मेक इट पॉसिबल। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट डालने का कोशिश किया, वो अपने लिटरेचर को उठा के लाने का ट्राई किया कि हमारा लिटरेचर कम से कम कैनवास पे आए। बंगाल का लिटरेचर जो है वो ऑब्वियसली अपने एपिक एपिक चैनल पे उस रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों के साथ बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं मैंने, एंड इट इज रियली मार्वल वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू तो इस काम से मैं हमेशा ही प्रभावित रहा हूँ। सम्राट चक्रवर्ती जी, अगर आप तक मेरी बात इस तरीके से पहुंचनी चाहिए कि इनडायरेक्टली मैंने आपको कितना थैंक यू कहा होगा, अरे थैंक यू आज सर। डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि आप उस टीम के रहे हैं, आपने लिखा भी है उसको। एंड जग्गा जासूस एक ऐसी फिल्म रही है जो भारत में मुझे लगा उस दिन कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म हुई, भले ही वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर रेस में कहीं कुछ जो भी गड़बड़ हुई हो इस फिल्म के साथ, वो उस पे मैं नहीं जाता हूँ, बट मेरा इंडिविजुअल डिसीजन उस वक्त था, जजमेंट था मेरा कि ये फिल्म ऑस्कर रेस में जानी चाहिए थी। क्वाइट डिफरेंट फिल्म, और इसकी पिक्टोरियल ब्यूटी एंड ठीक है, अभी ये जग्गा जासूस फिल्म की रिव्यू का सेशन नहीं चल रहा है, बट स्टिल उस वक्त ये चीज मेरे जहन में चल रही थी, और आज मिले हैं उनसे टीम से एक शख्स जो जिसको मैं अपना योगदान प्रकट कर रहा हूं उनके साथ। सो कम टू द पॉइंट इन अ वेरी लेस टाइम की गवर्नेंस को लेकर के, फिल्मों को लेकर के जो हमारी खासकर भारत में बात होती है या रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो मैं सबसे ज्यादा मराठी फिल्म्स और बंगाली फिल्म्स को बहुत ग्रिप में समझता हूँ, जो अपने सोसाइटी को इम्पैक्ट देते हैं। भारतीय सिनेमा, हिंदी लैंग्वेज की सिनेमा की बात करें अगर हम, तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। यहाँ पे एक इंटरनेशनल रेफरेंस लेता हूँ, साइलेंट एरा की फिल्मों में अगर हम जाते हैं और जर्मनी की फिल्मों को देखिए, जर्मनी का फिल्म प्रॉपर प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म था। वो उन्होंने, अगर जर्मन आज ऐसे हैं तो उनके पीछे उनकी फिल्में हैं, लेकिन हमारे पीछे हमारी फिल्म नहीं है। भारत में है क्या कि भारतीय समाज से फिल्म प्रभावित हो जाता है, चलो वहां ये घटना हुई, इस पे फिल्म बना लो। राम गोपाल सर सबसे पहले आएंगे, फिल्म बना लेंगे। अनुराग कश्यप सर सबसे पहले आएंगे, चलो इस पे नोटबंदी हुआ तो चलो इस पे चौक बना लेते हैं एक, या कोई फिल्म बना लेते हैं। लेकिन उस फिल्म से हम प्रभावित नहीं होते हैं कि कोई बहुत अच्छी फिल्म बनी और सोसाइटी अब इस कदर चेंज हो जाना चाहिए। उसके गाने हिट हो जाएंगे, उसका फैशन हिट हो जाएगा, उसके स्टाइल्स हिट हो जाएंगे, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो मैसेज है वो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी सोसाइटी पे। हमारी सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट आएगा कि शाहरुख खान ने ये हाथ किया तो उसकी दुल्हनिया दौड़ती हुई आएगी ट्रेन में, मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए। लेकिन ये इम्पैक्ट नहीं आएगा कि उसी सीन से जस्ट पहले शाहरुख खान बहुत कुत्ते की तरफ पिटा था उसमें। तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं आएगा यहाँ की सोसाइटी में, जो पिटना भी पड़ता है टाइम से, हमारे अपने सीनियर्स से, हमें वक्त से वो मार खानी होती है तो दिलवाले दुल्हनिया आती है हाथ में। इस तरीके से हमारा इम्पैक्ट नहीं बनता हमारी सोसाइटी पे, ये मेरा सोचना है ऐसा। तो इसमें और गवर्नेंस की जहां तक बात करें तो क्या बात करें, अभी भारत सरकार की जो फिल्में हैं, जैसे अभी जर्मनी का एग्जांपल लिया मैंने, तो वहां पे एक यूफा बोर्ड ही था पूरा, जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाती थी कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसा बनाना है, सोसाइटी को ऐसे माउल्ड करना है। यहाँ पे फिल्म डिवीजन है या फिर पीएसबीटी है, ये संस्थान है, इनकी जो फिल्में होती हैं पता नहीं कौन लोग देखते हैं आज के दौर में। दूरदर्शन जमाने में तो कुछ कुछ एनिमेशन फिल्में हम लोग देख भी लेते थे, आज भी दिमाग में है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया है, या फिर कुछ भी जो छोटी छोटी संदेश वाली फिल्में होती थी, एनिमेशन फिल्में। अब फिल्म डिवीजन की फिल्में कहाँ बनती है और कौन लोग देखते हैं, उसका कोई प्रोपेगेंडा की तो बात छोड़िए, नॉर्मल पब्लिसिटी भी नहीं है। पब्लिसिटी से 10 स्टेज आगे प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा अब कहाँ हो रहा है हमारे यहाँ, तो किसी की छवि को सुधारना हो, मेकओवर करना हो तो संजू बना लो, या किसी की छवि को खराब करना हो तो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बना लो, या ऐसी ऐसी चीज करके कि चलो भाई इसका पर्सनालिटी ट्रीटमेंट ठीक करना है, समाज में अच्छा छवि बनाना है, तो उसपे बायोग्राफी फिल्म बना दो। तो ये इम्पैक्ट है अभी हमारा, इसमें कहाँ हम लोग फिट हो रहे हैं, इससे हम, मुझे तो कुछ
पॉजिटिव अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन था आज के टॉपिक का कि क्या इन सब चीजों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सिनेमाओं को बढ़ावा देना चाहिए और वो स्थापित करेंगी इस चीजों को, तो मैं कहता हूं कि हाँ, क्षेत्रीय सिनेमा बहुत हद तक भारतीय सिनेमा के स्तर को ऊंचा लेके जा सकती है। ये वहीं पे पोटेंशियल है। हिंदी भाषी सिनेमाओं को लेके कहां कहां जाएंगे? मुश्किल से 5 राज्यों में हिंदी सिनेमा देखी जाती है, बाकी सब राज्य अपने अपने क्षेत्रीय सिनेमा को लेकर के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि बिहार ही एक ऐसा है जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की सिनेमा को आगे ले ही नहीं जा सकता। प्रॉब्लम वहां ये होगी कि वो यहाँ की भाषा आइडेंटिफाई हुई ही नहीं। कोई कहते हैं बिहार की भाषा भोजपुरी है, मैं मानता हूँ बिहार की पहली भाषा मैथिली है, ये मैं मानता हूँ। तो मुझे लोग कहेंगे कि आप मैथिली फ्रीक हैं या ऑब्सेस्ड हैं। अभी कोई कहेंगे कि नहीं मगही है, तो 4-5 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, 5 लैंग्वेज में बने फिल्में भोजपुरी में बन रही है, लेकिन उसका एक अलग ही टेस्ट है, अलग ही फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में रहेंगे तो कुछ आइडेंटिफाइड नहीं हो पाएंगे हम लोग। चलिए, ये बात तो हुई कि कैसी फिल्में बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए। वो गवर्नेंस की जहां तक बात है, हाउ वी कैन गवर्न थ्रू द फिल्म्स, तो हमें थोड़ा सा प्रोपिगेटेड होना होगा। हमें हेड ऑन लेना होगा कि हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी में, इसका क्लियर एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखे, वैसे एक्शंस करने लगे लोग। तो वो चीज नहीं है। विकास जी, हम आपके पास फिर अभी हम आप लोगों के ओपिनियन भी लेते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ, तो इस चीज को अब कौन करेंगे शुरू, ये बताइए। मैंने अपना तो इतना ओपिनियन रखा है, आगे अब क्रॉस चेक में देखने में फिर क्या बोल सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ। सम्राट जी। आई थिंक सम्राट आपको जानना चाहिए। हाँ, आप एक तो मेजर फैक्ट है कि मतलब आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे यहाँ तक की यात्रा, और फिर बाकी बातें जो विकास जी ने उठाई है गवर्नेंस इत्यादि से भी जुड़ी हुई, हम लोग का प्लेटफॉर्म भी है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। सम्राट। हाँ तिलक, सो देखिए, मेरा बैकग्राउंड, मैं धनबाद शहर से हूँ और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली है, और पढ़ने लिखने का भी कुछ खास चलन था नहीं मेरी फैमिली में। सब लोग, पापा दादाजी सब लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा थे। तो बेसिकली वही होता है। और वहाँ पे बहुत लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि कभी हम लोग, जो लोग बहुत छोटे शहर से, जहाँ पे बहुत सीमित साधन है, वहाँ से, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए एक ही साधन होता है इससे आगे बढ़ने का, वो है पढ़ाई। वही होता है कि सबको ये बताया जाता है कि अगर पढ़ लिख जाओगे कोई कहीं कुछ, तो फिर कुछ कर सकते हो, वरना तो और खेल कूद के तो कुछ होगा नहीं है वैसा टाइप, बाकी कोई और प्रोफेशन है नहीं। सो वही मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये मीडिया में जाना है, क्योंकि कोई रेफरेंसेस नहीं थे, कोई जानने वाला कोई था नहीं इस लाइन पे। सो बेसिकली 12th के बाद हायर स्टडीज के लिए बनारस गया। बनारस से ही एक्चुअली कहूँ तो मेरी जर्नी शुरू हुई है। बनारस आप सब जानते हैं कि इट्स वेरी रिच सिटी इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट स्पिरिचुअली बट आल्सो कल्चरली। तो और बनारस में थैंकफुली हमारे टाइम में कुछ ऐसे मेरे बैचमेट्स थे, कुछ ऐसे टीचर्स आ गए थे थैंकफुली, जो जिनको था कि ये कल्चरली वो लोग थोड़ा सा इंक्लाइंड थे। तो हम लोगों ने अपनी एक नाटक मंडली शुरू की, और हम लोग बहुत ही 3-4-5 हज़ार रुपए मिलते थे उस टाइम एक नाटक के लिए। उसी में लाइट्स, उसी में खुद ही लाइव एक कीबोर्ड पे जाके खुद ही म्यूजिक कर रहे, उसी में खुद ही डेंटिंग पेंटिंग करके, खुद ही लिख के, खुद ही परफॉर्म कर रहे, ऐसा। तो यहाँ से ना मेरी रुचि जागी थिएटर, क्योंकि स्ट्रीट थिएटर और ये सब करते रहते। फिर उसी में फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल में गए और इन सब चक्करों। तो उसके बाद मुझे पहला जो था, क्योंकि उस टाइम क्योंकि उस एज में होता भी है कि आइडियलिज्म होती है और आप कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे भी जर्नलिज्म का उस टाइम पे बहुत था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ एंट्रेंसेस दिए। पहली बार मैं दिल्ली गया और कुछ लोगों से मिला, और वहाँ पे मोह भंग हो गया शुरू से। मतलब मैं रियलिटी जब उससे जब परिचय हुआ, कि मैं देख रहा था कि कुछ कुछ इंटर्न्स हैं जो आईआईएमसी से पास आउट है, कुछ जो लोग स्टाइपेंड के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में बस खड़े हैं कि मुझे बस कन्वेंस का बिल लेके खड़े हैं कि ये रीइंबर्स हो जाए पैसा। और मतलब इट वाज नॉट अ प्लीजिंग सिनेरियो फॉर एन अपकमिंग wannabe जर्नलिस्ट। और
तो वहाँ से थोड़ा सा पता नहीं रुचि हटी, और फिर उस दौरान एक फिल्म फेस्टिवल में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, और फिर जामिया का एंट्रेंस दिया मैंने, और जामिया में हो गया मास कम्युनिकेशन में। वहाँ पे पहली बार इंटरनेशनल सिनेमा, और क्योंकि तब तक सिर्फ 2 अंग्रेजी फिल्में देखी थी, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। और टाइटैनिक तो क्यों देखी थी आप सबको पता ही है। तो फिर वहाँ पे फिर एक्चुअली मैं सच कहूँ तो अगर मैं खुद बंगाली होकर भी मैंने सत्यजीत रे की फिल्में और सब कुछ वो वहाँ जाके ही देखी है, जामिया में जाने के बाद ही। तो जामिया में देखिए, जामिया में कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, मुझे मुझे मेरा पर्सनल अनुभव ही है, बट एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन, एक नैक मिल जाता है कि हाँ ये इस तरफ मेरा इंक्लिनेशन है और ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आप और हम उस टाइम पे हम लोग 16mm पे शूट करते थे, और हैंड्स ऑन अरे एसआरडो पे शूट की थी 2 फिल्में हम लोगों ने। सो वो एक खुद एडिट करना, खुद सब कुछ करके आप सब समझ जाते हैं कि अच्छा मैं लिख सकता हूँ शायद, और शायद मुझे डायरेक्शन करना है। एडिटिंग में मुझे उतना वो नहीं आता है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो शायद दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज द डायरेक्शन आई शुड फॉलो। तो वो करके फिर जब बॉम्बे आया था असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए, मतलब जैसे किसी को करने के लिए आया था, बट सब यही कह रहे थे कि एक्सपीरियंस नहीं है, और पहले क्या किया है। तो फ्रेशर को तो क्या ही किया होगा, पहले तो डिप्लोमा फिल्म बनाई है बस। सो इसी दौरान नीले जी से एक्सीडेंटली मुलाकात हो गई, और सो एक्सीडेंटली राइटर बन गया मैं। उनको उन्होंने कहा कि तुम लिख ट्राई कर। तो ऐसे यादों का एडिट बॉक्स नाम का शो था जिसमें 30-40 कहानियां मैंने लिखी, एंड देन TV happened, and incidentally I met Anurag Basu sir for this show, जो एपिक का वो शो उस टाइम वो प्रोड्यूस कर रहे थे। उसको लिखना चाहिए, उसके स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे मैंने कुछ एपिसोड्स के। तो उन्होंने फिर जग्गा के लिए बुलाया मुझे कि इफ यू वांट टू राइट द डायलॉग्स। मुझे उनको असिस्ट करना ही था, क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाज एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। 6-7 साल में उनसे जुड़ा हूँ पिछले। तो बेसिकली ये है। तो अभी लूडो लिखी है मैंने, लूडो बाय गॉड्स ग्रेस। जगह को वो अप्रिसिएशन या वो रिसेप्शन नहीं मिला था थैंकफुली लूडो को। हालांकि वी वर लिटिल डिमोरलाइज्ड व्हेन द फिल्म कुडंट रिलीज इन द थिएटर्स, बट अभी इंडस्ट्री में लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, काफ़ी फोन्स आए, काफ़ी सराहना हुई है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वैलिडेशन फॉर द होल टीम कि चलो कुछ मतलब अलग करने की कोशिश की, थोड़ा लोगों ने पसंद किया उसको। फिलहाल बस वही मैं रॉस के लिए एक फिल्म लिख रहा हूँ। और हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ आ रही है। यस थोड़ा बीच में गड़बड़ हुआ था, लेकिन आई थिंक कुछ बोलिए। अभी नहीं आ रही चुकी। हेलो हाँ आ रही है, अभी हेलो, आवाज। सम्राट जी का लगता है शायद फ्रीज हो गया है। हाँ अभी सम्राट जी आ रही है, सॉरी हम अभी लोग अभी आ रही है। आपसे फिर लगता है कुछ इंटरनेट इशू है। कोई नहीं, हम लोग सम्राट के पास फिर से वापस होंगे जब वो इंटरनेट वापस आता है। तब तक हम लोग एक बार चलते हैं बसंत जी के पास। बसंत जी मुजफ्फरपुर से बड़ी लंबी यात्रा कर रहे हैं। बसंत जी, थैंक यू तिलक जी। फिल्मों का रुझान बचपन से था, और अब हम लोग जैसे मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बिहार से, और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और 10th के बाद और 12th के बाद बाकी दोस्तों की तरह एक पटना जाने की होड़ थी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। तो उस समय अपने घर में कोई इस लेवल के नहीं थे जो गाइड कर सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम भी पटना चले गए। लेकिन किसी तैयारी के लिए दिल दिमाग लगना जरूरी है। और मुझे याद है पटना कोचिंग इंजीनियरिंग के लिए करने जाना था, और एक दिन पहले मैं भाग के परदेश मूवी लगी थी शाहरुख खान की, और मैं परदेश देखने गया था। तो फिल्मों का रुझान मैंने अंदर, उसके लिए बहुत डांट भी खाया था मैंने पिताजी से कि तुमको कल कोचिंग के लिए जाना है और तुम आज फिल्म देख रहे हो, ये कैसे होगा।
और तो उस समय फिल्म का मतलब लोग हीरो बनना ही समझते हैं, फिल्म लाइन में जाना मतलब कलाकार, फिल्मी कलाकार का मतलब ही लोग एज ए हीरो देखते हैं, जो स्क्रीन पे देखते हैं उन्हीं से रिलेट करते हैं। इंजीनियरिंग नहीं हुआ, वापस आ गया, फिर ग्रेजुएशन किया, और उसी बीच मुजफ्फरपुर शहर में एक आर्किटेक्चर थे, उनके साथ में पार्ट टाइम काम करने लगा था। वो ऑटोकैड पे ड्राइंग करते थे और वो 3D मॉडल्स बनाते थे बिल्डिंग्स के। तो वहां पे मैं 3D के बारे में मेरा परिचय हुआ, और फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि इस 3D का यूज और कहाँ कहाँ होता है। तो पता चला ये फिल्मों में भी यूज होता है, फिल्मों में एक रुझान था ही, और मुझे घर पे कन्विंस करना था लोगों को कि मैं फिल्मों में हीरो बनने के लिए तो नहीं बोल सकता था घर पे कि हाँ मैं हीरो बनना चाहता हूँ, और ऐसा कुछ था भी नहीं रुचि। तो फिर मैंने उससे रिलेटेड इंट्रेंस ढूंढा कहाँ कहाँ क्या होता है, तो एफटीआई मिला, एफटीआई में सिनेमेटोग्राफी अप्लाई किया, फिर जामिया मिला, माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल में जर्नलिज्म एक पहला लगता है, जनरली लोग जर्नलिज्म को फिल्म से ही जोड़ के सीधा देखते हैं। तो इस सब में इंट्रेंस हुआ, लेकिन अब मुझे घर पे कन्विंस करना था कि कौन सा कोर्स करने से जॉब मिलेगी। भले मैं कितना जॉब, बिना जॉब वाली घर से पैसे अगर लेने हैं टिप फी, तो ये पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा कि ये पढ़ने के बाद होगा क्या, कहाँ नौकरी कहाँ लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो वो उस पढ़ाई का। तो एफटीआई का सिनेमेटोग्राफी कोर्स मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वहां कोई जॉब जैसा सिस्टम नहीं था कि मैं बता सकूं घर पे कि ये कंपनी में जॉब लगेगी। तो मैंने जामिया का एनिमेशन कोर्स, क्योंकि उस समय रिलायंस मीडिया वर्क्स था बॉम्बे में, पिक्सियन जैसी कंपनी थी जो काम कर रही थी, जो एक कंपनी सेटअप था जहां एक सैलरी का सिस्टम था, भले जो कुछ भी मिले तो आप घर पे बता सकते थे कि। तो मैं वहां से, मुझे फिल्मों में था तो मैंने ऐसे एक बैकडोर, एक सिस्टम को घर पे कन्विंस, घर से मुझे विरोध ना हुआ और नहीं किए, माँ पिताजी लोग इतने थे कि हाँ वो लगे। तो फिर मैंने कोर्स जामिया से किया, और मुझे याद आता है जामिया में पहले दिन ओरिएंटेशन में उस समय जो जामिया के डायरेक्टर थे, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो इफ्तिकार अहमद सर उनका नाम था, उन्होंने एक लाइन कही थी कि कोई भी इंस्टीट्यूट कॉलेज आपको कुछ नहीं सिखाता है, बस आपके जुनून को पंप करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटो लाइन रह गया कि कोई लोग होता है ना कि मैं, लोगों को बहुत शिकायत होती है कॉलेज में ये नहीं से, मुझे लगता है कॉलेज एक इन्वायरमेंट देता है, लाइब्रेरी देता है। मैंने जामिया में पहली बार डीएसएलआर लिया, डीएसएलआर देखा छू के कैसा होता है, फोटो मैंने हर चीज सब कुछ। तो वो जो जुनून था वाकई, वो जो अंदर जो बेचैनी थी, तरफ थी, उसको उसने और ज्यादा उसमें हवा भरा। जामिया के बाद जॉब इतनी इजी नहीं थी, जॉब में खाली रहा 3-4 महीने, फिर बॉम्बे में आया, हर जगह टेस्ट देना, इंटरव्यू देना चलता है। और सबसे चीज जो खास चीज मैंने समझा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपसे डिग्री नहीं पूछता है, आपने कहाँ से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपसे काम पूछते हैं, उनको काम से मतलब है। अगर आप डिलीवर करके दे रहे हो, काम आता है, तो फिर आपको जॉब मिलेगी। आपको लोग पूछेंगे। कलाकार का मतलब सिर्फ एक्टर नहीं है, सफलता का 2 पैमाना है। अगर आप कलाकार होना, मतलब हीरो होना चाहते हैं, स्क्रीन के सामने होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें आपके टैलेंट के साथ साथ लोगों की पसंद नापसंद भी जुड़ी हुई है। अगर आप बहुत टैलेंटेड है और मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, जो बहुत सब्जेक्टिव है, तो मुझे आप अगर बॉक्स ऑफिस नहीं हुए तो फिर आप शायद आपको मौका आगे नहीं मिले। लेकिन जो बिहाइंड द टेक्निकल वर्क है, उसमें सफलता पूरी तरह से आपकी मेहनत पे डिपेंड है। अगर आपको काम आता है, टेक्निकली आप एडवांस हैं, आप असिस्ट कर रहे हैं, चीजें उसमें काम आता है, तो वो दूसरे से गाइड नहीं होता है, दूसरे के पसंद ना पसंद है, मुझे काम आता है तो आता है। तो पढ़ने के बाद, बॉम्बे आने के बाद, मुझे एनिमेशन से था, वीएफएक्स से था, तो मुझे ये फील्ड का एक डायरेक्शन था, इनडायरेक्टली डायरेक्शन में जाने का, एक फिल्म के बिहाइंड होने का मौका मिला। मैंने प्राइम फोकस से शुरू किया बॉम्बे से, और बहुत लो से शुरू में, एकदम बिल्कुल कम सैलरी और नाइट शिफ्ट। और इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि आपको स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है शायद किसी भी इंडस्ट्री में इतनी इजी से परोस के कोई चीज तो नहीं मिलता है। और आप काम के दौरान इवॉल्व होते हैं, फिर आपको अपनी पसंद नापसंद भी समझ में आती है, फिर आप इसके बाद क्या करना चाहिए वो खुद आपको रास्ता दिखे। कुछ मैं वीएफएक्स कंपोजिटर बनूंगा और किसी दिन हॉलीवुड मूवी में काम करूंगा, ये आज से 10 साल पहले प्लानिंग का हिस्सा नहीं था।
ये एक जर्नी में इवॉल्वमेंट होते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा, अच्छा इसके बाद ये करना चाहिए, इसका इधर इंटरेस्ट है। क्योंकि आप जब काम करने जाते हो तो बहुत सारा इंटरेस्ट आपका उसके अंदर भी समझ में आता है कि ये इस फील्ड में नहीं जाना है मुझे, डायरेक्शन में नहीं जाना है मुझे, बिहाइंड द कैमरा जाना है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो गॉड फादर वाली भी बात है, हम लोगों का मुद्दा था, तो हो सकता है कि स्क्रीन के सामने एक्टर बनने के लिए गॉड फादर होना शायद जरूरी हो, मेरा उधर उसका अनुभव नहीं है, पर स्क्रीन के पीछे टेक्निकल साइड में होने के लिए अगर नहीं भी है, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन आप पहुंच जाएंगे अगर काम आता है तो। जैसे कि अक्सर नए लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे फील्ड में रेज्यूमे से ज्यादा वर्क प्रोफाइल मांगते हैं, अब तक क्या काम किया है वो दिखाइए, कुछ लिखा है, कुछ डायरेक्ट किया है, तो अक्सर ये चीजें शोरील मांगी जाती है। मेरे फील्ड में शोरील मांगते हैं, इससे उनको मतलब नहीं है कि आपने कितनी बड़े कॉलेज से पढ़ा है या छोटे कॉलेज, आपने छोटे से काम का एक मिनट 2 मिनट का रील दिखलाना होता है, उससे उनको समझ में आ जाता है कि आपके काम का लेवल क्या है। तो मैं सफलता के पैमाने पे ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में 2 लेवल है, स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के पीछे। स्क्रीन के सामने के सफलता के पैमाने शायद थोड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसमें टैलेंट के साथ दूसरे की पसंद नापसंदगी जुड़ी हुई है, लेकिन पीछे टेक्निकल साइड से आप अगर हैं, पैशन है, आप मेहनत कर रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक है कि आप कुछ सीख के रुके नहीं रह सकते, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नए कैमरे, हर दिन नया सॉफ्टवेयर, हर दिन शूटिंग स्टाइल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैंने कुछ पढ़ लिया 10 साल पहले और अब उस भरोसे आगे, तो ये नहीं, हर चीज नई चीज, आपको अवेयर रहने पड़ेगा टेक्नोलॉजी से, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है। और क्षेत्रीय भाषा की जहां तक बात है, तो मैं इसे बिल्कुल समझता हूं कि ये होना चाहिए विकास। मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले एक राजसभा टीवी पर गुफ्तगू सीरियल आता, गुफ्तगू एक चैट प्रोग्राम आता है, उसपे नसरुद्दीन शाह का इंटरव्यू था, तो उन्होंने बोला था कि क्यों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिर्फ दिल्ली में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राज्य के हर मुख्य राजधानी में क्यों नहीं है, क्यों हम हर किसी को लाते हैं और श नहीं बोलो, र नहीं बोलो, एक न्यूट्रल उनकी भाषा को, उनकी चीजों को न्यूट्रल करने की कोशिश क्यों करते हैं? कि जो बिहार की पहचान है श को श बोलना, उनका वो, उस पर शर्मिंदगी की बात नहीं है। बंगाल का पहचान है ब को ब बोलना, हर चीज को, तो वहां विद्या नहीं होता, विद्या होता है। तो जो अगर रीजनल है, आप अगर शाम में फोटोग्राफी करते हो, मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा, तो शाम में सूर्य की पीली रोशनी हर किसी पे छाई रहेगी, वो पीलापन के लिए ही शाम की फोटोग्राफी होती है, दिन में व्हाइट लाइट होगी। अगर हम सबको न्यूट्रलाइज कर दें, तो वो न्यूट्रल करना जरूरी नहीं है, हर क्षेत्रीय सिनेमा की अपनी पहचान है, वो जरूरी है, वो उनकी अशुद्धियां, उनका चीज, हम सिंथेटिक नहीं हो सकते, बिल्कुल परफेक्ट चीज सिंथेटिक चीज होती है, ओरिजिनल कुछ भी चीज होगी उसमें अशुद्धि होगी, और उस अशुद्धियों के साथ बॉलीवुड के साथ सबसे बड़ा मुश्किल मुझे ये लगता है कि इसका अपना कोई लैंग्वेज नहीं है। यहाँ शादियां दिखलानी हो तो पंजाबी शादी दिखाएंगे, कुछ दूसरी चीज दिखलानी हो तो कुछ दूसरा दिखलाएंगे, इनका अपना कल्चर नहीं है। ये जो भी स्क्रीन पे अच्छा लगता है उस कल्चर को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर करवा चौथ बिहार में नहीं होता है, शायद किसी को होता है, लेकिन करवा चौथ जैसा तीज होता है बिहार में, वो नहीं है फिल्मों में, वो हिस्सा नहीं है फिल्मों का। तो लेकिन आप मराठी फिल्में, बंगाली फिल्में बहुत ज्यादा रीच रही हैं शुरू से, बहुत शुरू से पहले, मलयाली फिल्में हैं, तमिल में, वीएफएक्स में, बॉलीवुड में आप देखो, बॉलीवुड से ज्यादा राजा मौली जो है, वो चाहे ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मुझे अभी नाम नहीं दिमाग में आ रहा है, बहुत रिच है, उनकी अपनी कहानी है, ओरिजिनल कहानी है, और बॉलीवुड उसको एडप्ट कर रही है। तो क्षेत्रीय सिनेमा का विकास जरूर है, उससे जॉब भी मिलेगी, सिर्फ समाज में योगदान के साथ साथ मुझे लगता है कि एक लोकल इंडस्ट्री खड़ी होगी। आप सिनेमा देखने के बाद हम तुरंत निकल जाते हैं हॉल से, लेकिन 3 मिनट तक क्रेडिट स्क्रॉल होता रहता है, तो इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बहुत बड़ा उसके पीछे इंडस्ट्री है। और रही बात समाज को योगदान का, तो नहीं, समाज का योगदान, सिनेमा का योगदान समाज पे पड़ता है, कुछ इंस्टेंट होता है, फैशन तुरंत हो जाता है, चीजें तुरंत हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे घुलते हुए आती हैं। जैसे मुझे लगता है कि जब तारे जमीन पे मूवी आई थी तो पेरेंट्स अवेयर हुए थे अपने बच्चों को लेके, 3 इडियट्स आई थी तो लोग इस चीज को हुए थे, हाँ काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी।
ये सब कुछ लाइंस लोगों को हिट होते जो लंबे समय में असर करते हैं, हम इसका तुरंत इंपैक्ट शायद नहीं देख सकते हैं। तो इस चीज के लिए यही बोलूंगा मैं कि समाज पे फिल्मों का योगदान होता है, और उसके लिए लेकिन एक बिजनेस साइड भी है, हम कंप्लीट बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उसके बीच ये इंडिविजुअल कोशिश है हर फिल्म मेकर की, अपनी कोशिश है कि वो कैसे इस चीज को आगे लेके चले, क्योंकि आपके साथ जब बहुत सारा ग्रुप काम करता है तो आप सबको जस्ट ये नहीं बोल सकते हमेशा कि आप वॉलंटियर करो, हम कुछ देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये बिजनेस और समाज के प्रति योगदान, इसको साधना ही सबसे बड़ा एक वो है। अगर एक तरह के लोग अगर एक पेज पे हो तो शायद मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, समझ। बसंत और विकास दोनों की बात पे देखिए, एक चीज जो है ना कि हम लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड का ऑब्वियसली कंटेंट, मेजॉरिटी कंटेंट बहुत ही डब डाउन, बहुत ही, क्योंकि एक चीज समझना ये मुझे लगता है जरूर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब 1.3 बिलियन लोगों के एंटरटेनमेंट का पूरा भार क्रिकेट और बॉलीवुड ने उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इतने लोगों को दुनिया में कोई और सिनेमा नहीं है जो इतने लोगों को कैटर करती है। तो उसके लिए एक कॉमन टेस्ट, जिस जो वसंत कह रहे हैं ना कि वो शादी, क्योंकि एक्चुअली में बॉलीवुड का कोई वो नहीं है, बॉलीवुड का कोई ऑथेंटिक कोई जर्म नहीं है ना, वो तो इसीलिए रीजनल सिनेमा का आना इतना जरूरी है, क्योंकि जो आप ऑथेंटिक, जो आप रीजनल, जो आप ओरिजिनल स्टोरीज बोलना चाहते हो, ओरिजिनल चीजें, ओरिजिनल भाषा, वो रीजनल सिनेमा में ही पॉसिबल है। बॉलीवुड में वो पॉसिबल नहीं अभी के टाइम में। जैसा क्रिकेट के साथ भी हुआ है कि वो आईपीएल आ गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते आप उसका, उसमें टेस्ट क्रिकेट सफर करेगा, वो धीरे धीरे फेज आउट होगा, लेकिन सिर्फ वो बैलेंस होना नहीं की बात है कि अच्छा एक एंटरटेनमेंट देते हुए कंटेंट क्रिएट करना, बट क्योंकि बिजनेस का एस्पेक्ट इतना ज्यादा उसमें हैवी है, इसलिए मुझे लगता है कि ये इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय रीजनल सिनेमा का को बूस्ट करना। वही वहां पे वाला है, ये स्क्रीन पे हम डालेंगे तो पूरा एक सवाल है जो स्क्रीन पर हम डालेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए हम स्क्रीन पे बस ब्रीफली डालें। ये है बृजकिशोर चौधरी जी का सवाल है कि अगर हम भोजपुरी जैसे फिल्मों की बात करें, एक मतलब कि तो भोजपुरी फिल्मों में एक बड़ा ही कहिए कि सेक्सुअल ओवरटोन टाइप का है और इस तरीके की चीजें दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहिए कि जो अपेक्षा होती है एक फिल्म से, जो कि एक आइडेंटिटी देती है, वो उसकी जगह कहीं थोड़ा सा लगता है कि मामला कुछ और हो जाता है। तो कैसे ये किया जाना चाहिए? ये सवाल इनफैक्ट आप में से कोई भी दे सकते हैं, ये स्पेसिफिकली विकास जी को एड्रेस है। आपकी राय इस बात को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी, जैसे आपने वो टर्म यूज किया कि सेक्सुअली, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली वल्गैरिटी को एज एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। डर्टी पिक्चर फिल्म है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि एकता कपूर को से ज्यादा इस बात का किसी को भी सेंस होगा इंडस्ट्री में कि हाउ टू सेल द सेक्स इन अ बहुत क्लीन मैनर। बहुत बाकायदा वो नेशनल अवार्ड लेके आती है, डर्टी पिक्चर फिल्म बनती है और नेशनल अवार्ड लेके आती है, ठीक है। वही डर्टी पिक्चर अगर भोजपुरी में बनेगी तो भोजपुरी की सारी फिल्में ही डर्टी पिक्चर होती हैं, लेकिन लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में वो प्लेस नहीं पा रही है। यही डिफरेंस है, भोजपुरी को उससे स्विच करना होगा। अगर महेश भट्ट बनाते हैं कि भाई ठीक है मुझे जिस्म बनाना है, तो क्या उनसे ज्यादा कौन ये करता है एक्सप्लॉइट? फीमेल बॉडी को इससे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन करता है? लेकिन वो उनका करने का क्या तरीका है, एक किस स्टैंडर्ड पे जाके करते हैं, सो दैट कि आपको वो प्रीमियम लगता है देखने में। भोजपुरी वालों को अगर वही करना है तो उनको प्रीमियम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करे ही वो, लेकिन अगर उनको उस से शिफ्ट होना होगा तो प्रीमियम स्टैंडर्ड को समझना होगा। वो प्रीमियम स्टैंडर्ड नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल। उनको लगता है कि वही जैसे कुछ सवाल अपने पैनल से भी लेते हैं। अब अभिनव सब्यसाची, डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बेहद इंस्पायरिंग जर्नी है आप लोगों की। मुझे याद है विकास, आप और हम फिल्मों पर बहुत बचपन से ही बातें किया करते थे और साथ काम करने का भी एक
कभी सपना है साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा। और हमने आपस में भी बात की थी एक बार जग्गा जासूस को लेकर भी, तो उसके लिए भी मैं सम्राट को आज इतने दिनों बाद बधाई दे सकता हूँ कि एक ऐसी फिल्म जो हम दोनों को बहुत ड्रीमी और बहुत ही खूबसूरत लगी थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों वाला जो सीरीज है वो इतना खूबसूरत है, वो कमाल का है। बसंत जी, आपकी भी जो जर्नी है, आपकी जो वो बहुत इंस्पायरिंग है सबकी। मैं जब आप सबसे मेरा एक सवाल भी है और एक तरह से आपका ओपिनियन भी चाहूंगा। हम सब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है बिहार की, भोजपुरी को तो हम समझ ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, बार बार हम उसको एक उसके अश्लील आवरण पर हम ज्यादा बात कर रहे हैं बार बार, जबकि उसका एक रिच हिस्ट्री रहा है, फिर वो यहाँ तक पहुंचा है। मैथिली फिल्म इंडस्ट्री अभी शुरू ही हुआ है, शुरू हो रहा है, खत्म हो जाता है, फिर रिवाइव होता है, वो एक विकास जी मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या एक साथ दो तरह के दर्शकों के लिए फिल्में नहीं बनती रह सकती हैं? मलयालम फिल्मों का भी किसी ने जिक्र किया, बेहतरीन इंडस्ट्री है, लेकिन मलयालम फिल्मों में जो सॉफ्ट पॉर्न फिल्में हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है अगर हम आज 80 के दशक में और उससे पहले चले जाए। लेकिन उसी समय आदुर गोपाल कृष्णन भी वैसी मतलब ऐसी कमाल फिल्में बना रहे थे, तो सोशल इसका इम्पैक्ट हो रहा था। तो क्या पैरेलल मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खारिज ही कर दिया जाए, ठीक है, हर एडल्ट एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, मैं पर्सनली एडल्ट एंटरटेनमेंट को खारिज नहीं करता, लेकिन क्या सोशली रिलेवेंट फिल्मों के लिए दर्शकों को जो भूख है उसके लिए क्या आज हमारे जो आप जैसे लोग हैं, नए जो आपको देखकर इंस्पायर होंगे, उनको एक बार एक मिशन की तरह आगे नहीं आना चाहिए? इसमें मैं अपना पॉइंट क्विकली कहता हूँ। ये बहुत ही लाजिम क्वेश्चन है कि क्या हम दोनों ऑडियंस के लिए पैरेलल में फिल्में बना नहीं सकते हैं? बना सकते क्या नहीं है, बन रही है फिल्में। एज फॉर एग्जांपल आप देखिए, गौर करिए, गंगाजल फिल्म है, प्रकाश झा की फिल्म, आई गेस दिस इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, प्रोबेबली है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है वो गंगाजल। उसी चीज को रोहित शेट्टी ने सिंघम बनाया। सिंघम ने किस ऑडियंस को टारगेट किया, गंगाजल ने किस ऑडियंस को टारगेट किया? आप देख लीजिए डिफरेंस। हमेशा सॉफ्ट पॉर्न की बात नहीं है, नॉर्मल एक कॉप स्टोरी को उठाते हैं, तो कहाँ ऑडियंस टारगेट कहाँ किया गया? ऑब्वियसली सिम्बा बनाइए या सिंघम बनाइए या कुछ भी बनाइए, आप जीप उड़ाइए, स्कॉर्पियो उड़ाइए, लेकिन कोई भी स्कॉर्पियो नहीं उड़ाया गया गंगाजल में। और उस ध्यान में आता है कि ये हम लोग कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं वो शायद इस बात को भी दर्शाता है कि जो मार्केट क्या है, डिमांड क्या है। तो मार्केट इतना संकुचित है, ऐसा है, अगर है तो उसे बढ़ाया कैसा जाए, क्यों नहीं बढ़ रहा है? नए देखिए साउथ का अगर दोनों तरह की चीजों के लिए मार्केट है, बस वही है कि थोड़ा सा प्रीमियम होना पड़ता है। भोजपुरी फिल्मों का जो लेवल है वो प्रीमियम नहीं हो रहा है, वो मैं बार बार इसी वर्ड को कॉइन कर रहा हूँ, सो दैट कि मुझे यही रियलाइज हो रहा है। अदरवाइज सम्राट की भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है, दैट्स वेरी मच राइट। फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द स्क्रीन बसंत जी का भी, वो तो क्रिएट करते हैं, वो तो एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, वो क्या क्रिएट कर सकते हैं वो तो खैर उनके हाथों में एक अलग ही चीज है। तो यही है बनाने का, वो शायद बसंत जी को आने की जरूरत है प्रीमियम बनाने के लिए। नहीं, मैं बस इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि साउथ की मूवीज में मैंने देखा है कि साउथ की मूवीज में जो विलेन होते हैं वो भोजपुरी बोलते हैं। इवन मेरे ऑफिस में मेरे कुछ साउथ इंडियंस कलीग ने बोला कि तुम्हारे यहाँ सभी ऐसे ही होते हैं क्या, सभी ऐसे कट्टा और बंदूक लेके घूमते हैं? बोले नहीं, इवन तो इमेज बिल्डिंग है। और मुझे लगता है कि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री एक बैड इमेज बिल्डिंग से गुजर रही है, जिसको आप एक बार सुधार, जैसा कि विकास जी ने कहा कि आप बॉलीवुड में जिस्म बनाए तो वो अच्छी है, वो एक कलात्मक मूवी की तरह देखी जाती है, पर अगर थोड़ा सा सेक्सुअली ओवरटोन है, मैंने भोजपुरी मूवीज देखी है, मुझे पहले इतना ज्यादा आपके दिमाग में डाल दिया जाता है भोजपुरी गलत, आप देखना नहीं चाहते, आप बात नहीं करना चाहते भोजपुरी फिल्मों पर, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मुझे लोग निम्न स्तरीय समझेंगे अगर मैं भोजपुरी फिल्म की बात। लेकिन मैं एक बार यूट्यूब स्क्रॉल करते पहली भोजपुरी मूवी मैंने देखी
हिंदुस्तानी नंबर 1 निरहुआ और आम्रपाली दुबे का, मुझे अच्छी लगी। और मुझे वो फिल्म देख के मुझे लगा कि अच्छे लोग हैं, अच्छे एक एक्टर एक्ट्रेस से ही फिल्म अच्छी नहीं होती है, अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल ज्यादा, जैसा कि जो विकास जी बोल रहे हैं प्रीमियम वर्ड, तो भोजपुरी का प्रोडक्शन बहुत लो क्लास का है। और वहां जो पैसे लगा रहे हैं उनका एकमात्र मोटिव है, मैं 30 लाख लगाऊं, 20 लाख लगाऊं, मुझे 50 लाख आ जाए, दैट्स इट। जो भी है उन प्रॉफिट मार्केट, तो वो ये नहीं देख रहे कि प्रॉफिट के साथ साथ, तो मुझे लगता है भोजपुरी फिल्म में एक अच्छा स्कोप है। और हर जैसा कि अभिनव जी ने कहा, हर क्षेत्रीय सिनेमा का एक खास टेस्ट होता है। जो एक मराठी फिल्म जैसी है, बंगाली फिल्म है, अगर थोड़ा सा सेक्सुअली ओवरटोन, पॉर्न नहीं दिखा रहे हैं हम, कुछ गलत नहीं दिखा रहे हैं, अगर लेकिन वो बिहारी मिजाज है, मैं उस पर नहीं बहस करना चाहता वो है कि नहीं है, लेकिन अगर वो एक स्टाइल है, एक टोन है, एक चीज है, हम उसको संवार सकते हैं। तो बिहारी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े एक्टर्स हैं, वो भोजपुरी में काम करना नहीं चाहते हैं। वो दिमाग में कहीं ना कहीं एक है कि नहीं 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 नहीं, ये तो अगर मैं काम करूंगा तो मेरा लेवल मुझे गिरा हुआ मानेंगे। तो ये इनफैक्ट शायद अगर इशू ऐसा है कि कहीं न कहीं बड़े एक्टरों के साथ है, और ये भी एक कारण है। अच्छा, हम लोग केशव जी हमारे साथ हैं। केशव जी, आपके पास बहुत सारे सवाल थे इनफैक्ट। मेरे पास सवाल थे, वो स्ट्रगल से रिलेटेड थे। वो जो नए एक्टर जाते हैं, एंट्री करते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। 12 से पहले मेरा भी बहुत सारा सपना था फिल्म इंडस्ट्री में ही जाने का, एज ए एक्टर। फिर उसके बाद पहला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है घर वालों को मनाने का, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। कि मतलब कर लेते कुछ लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं करते कि घर से ऐसे एज ए एक्टर कोई जाए। वो तो चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे, कंपटीशन एसएससी वगैरह की तैयारी करे। फिर मनाने के बाद चलो वहां पे हम चले भी जाते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, विकास जी से बात हुई थी मेरी, तो इन्होंने ही गाइड किया था मेरे को कि पहले थिएटर ज्वाइन करने के लिए। फिर मैं दिल्ली गया था थिएटर ज्वाइन करने के लिए। मैंने 2-3 थिएटर में बात करी थी मंडी हाउस के पास। फिर वहां पे दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पे भी फी लेते हैं। और फिर एज ए मतलब मैंने ये भी कहा था घर पे कि मैं कुछ और कोर्स भी करूंगा और उसके साथ करूंगा इसकी प्रैक्टिस। तो मैंने एनिमेशन ज्वाइन किया था एज ए वीएफएक्स सीखने के लिए। मैंने सोचा उसमें भी कर लूंगा, इसमें भी कर लूंगा। बाद में प्रॉब्लम क्या आई, उसका भी फी देना था और फिर थिएटर का भी फी देना था। हेलो, आपका आवाज सवाल आ रही है 3 ना? से है और क्या? हाँ, आ नहीं, रही है। मेरा तीनों से मेरे सबसे ही सवाल है कि स्ट्रगल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से कोई जाते हैं, तो वो कैसे मैनेज करे दोनों चीजों को। मतलब खुद का भी लाइफ मतलब जीवन चलाए अच्छे से, और थिएटर भी ज्वाइन करके मतलब उस चीज को आगे बढ़े, उस चीज में, एक्टिंग लाइन में। एक्टिंग लाइन। नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। सॉरी। क्या जीवन अच्छे से चलेगा और आप एक्टर भी बन जाएंगे? नहीं, जीवन ये जीवन मतलब ऐसे कि जैसे मतलब रहने का भी खर्चा निकल रहा हो, और फिर खाने का भी, क्योंकि घर से ज्यादा इसमें दिनों तक मैं तो जी नहीं बोलूंगा सकते इसमें। केशव जी, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री बैंकिंग आईटी की तरह एक वैसा ऑर्गेनाइज्ड, वैसा जॉब और सेक्टर नहीं है। ये एक आर्ट मीडियम है। यहाँ पे फोटोग्राफी, लिटरेचर, आपका म्यूजिक, ये सारे आर्ट फॉर्म मिलके एक मूवी का फॉर्म है। तो इसमें एक नॉर्मल आप सोचेंगे कि जॉब, मतलब वो थोड़ा स्टेक रिस्क लेना पड़ेगा वो आपको। और वो इसका रीजन मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूँ, किसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सजेशन देना ही पड़ता है कि आपको एक सर्टेन माइंडसेट लेके चलना होगा कि इतना टाइम मुझे कोई कुछ भी नहीं काम मिलेगा और कहीं से उस वक्त इनकम नहीं होगा, तो उस टाइम फ्रेम को लेके एक बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप लेके, सपोज दैट कि 6 मंथ्स या 1 ईयर का बैकअप लेना ही पड़ेगा। और जबरदस्त ऑडिशंस करिए आप, ठीक है, थिएटर अगर नहीं भी कर रहे हैं, एक सब ऑडिशंस करिए और सेल्फ प्रैक्टिस करिए। आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, 10 ऑडिशंस, 20 ऑडिशंस, 25 ऑडिशंस, 30वां ऑडिशंस में आपका जरूर क्रैक होगा। और एक बार अगर अच्छे कास्टिंग एजेंसी में अगर आप इन कर गए, तो फिर आई थिंक कि थोड़ा सा मामला सॉर्टेड हो जाएगा अच्छे का। और इस बात का भी ध्यान रखिए, होता क्या है कि शुरू में आते हैं बच्चे, एक्सप्लॉइट होने लगते हैं, किसी में डायरेक्शनल एबिलिटी है नहीं, फिर भी वो पैसे ले रहा है, कुछ भी काम करवा रहा है,
एक सेंस ग्रो करिए आपकी, आपको डायरेक्शनल एबिलिटी पहचानिए कि ये आदमी मुझे सही गाइड करके एक चीज बना सकता है या नहीं बना सकता। केशव, मैं आपसे हाँ, एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ। केशव से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों लगता है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं? कब लगा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, नहीं, या क्यों लगता है कि आप मेरा एक्टर बन सकते हैं? 7th 8th क्लास से इसमें ड्रीम था मेरा कि एक्टिंग के लाइन में जाऊं मैं। ड्रीम तो ठीक है, बट एक जैसे सेल्फ असेसमेंट होता है कि आपने कहीं परफॉर्म किया, कोई रोल, कोई स्टेज पे, स्कूल प्ले में, और आपको लगा कि ये जो चीज़ है ये मैंने अच्छा किया और स्टेज इसमें मेरी प्ले रुचि मैं है। स्कूल में करता था, और फिर शॉर्ट मूवीज वगैरह भी मैंने बनाई है ऐसे कोर्स के दौरान, 2-3। अच्छा, तो जी। अभी नेक्स्ट इसमें जो बसंत भी कह रहे थे ना कि वो आर्ट का मीडियम है, उससे प्रैक्टिकल बात ये है बॉम्बे का, मैं सिर्फ बॉम्बे के बारे में बता सकता हूँ और बाकी का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, कि ये जो है ना, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो ये तो मान के चलिए कि आर्ट्स और बिजनेस को अलग रख के कि आप अगर आए हैं और आपका कोई खूंटा नहीं है, आपके पीछे कोई है नहीं, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, हर लेवल पे होगा, क्योंकि हर आदमी आपको पैसा नहीं देना चाहेगा। मैं अभी तक मतलब अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को 10 बार मतलब लॉयर से अभी बात करके करना पड़ता है, 10 बार ऊपर नीचे करके, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि पैसा ना दो फिर भी काम कराओ ऐसा। सो वो आपको तैयार होके आना पड़ेगा कि नहीं मिलेंगे पैसे, और 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, और घिसना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि एक्टर बनना जो है ना वो सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि राइटर बनने या डायरेक्टर बनने जितने लोग आते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग एक्टर बनने आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लैमर वहीं पे है। हाँ, उसमें तो सबसे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत लोगों के लिए जिनके पास जो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स ने यहाँ पे घर लेके दे दिया, गाड़ी दे दिया, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो मुझे पता नहीं किस तरह का स्ट्रगल है। बट आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जो स्ट्रगल है ना, वो करने से पहले, वो यहाँ आने से पहले आप खुद श्योर हो जाइए कि आप में वो बात है, और आप मतलब सब कुछ हार कर भी आप वो परसू करेंगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए। ठीक है, अगर आप जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आप में आ गया कि हाँ दिस इज इट, जिस अगर आपको आ गया होता तो आप अभी यहाँ नहीं बैठे होते। अगर आप जिस दिन आ जाएगा तो आप खुद चल के आ जाएंगे, किसी ना किसी तरह आप कर लेंगे अपना। और फिर क्या है कि जैसा विकास ने भी कहा, और मैंने भी, मेरे भी एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जिसमें दो चीजें हैं, टैलेंट तो ठीक है बहुत लोगों में होता है, और दो चीजें होता है कि उस टैलेंट्स को परसिवरेंस के साथ उसको परस्यू करना। विकी कौशल भी 50 जगह जाता था ऑडिशन देने के लिए, मतलब आप देखिए उनके इंटरव्यूज भी देखिए, मतलब इट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। सो दो ही चीजें हैं, एक खुद श्योर हो जाइए कि मेरे में है, मैं करना चाहता हूँ, और दूसरा कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन होगा और मैं सब कुछ मान के मैं प्रूव कर दूंगा, मेरा टाइम आएगा। ऐसा अगर ये दो जो चीजें बैठ जाती, आपको कैलकुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपने को रेडी रखना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बहुत एक्सप्लॉयट हो। हर आदमी को एक अपना होता है कि मेरा ये लिमिट है, मैं इतना फ्री में काम कर सकता हूं, मैं इतना घिस सकता हूं। तो वो आपको कैलकुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन के लिए रेडी रखना होगा। और सही बात है, स्ट्रगल है इस फील्ड में, स्ट्रगल से आप ये बचते हुए नहीं। हाँ, लोड लेना पड़ेगा, एकदम से आएंगे और इजिली कहीं से कुछ भी मिल जाएगा तो मुश्किल है। दैट्स वाई फिल्म इंडस्ट्री का जो ये है एक स्वरूप है अपने आप में, एक फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, और हर टेबल पे स्ट्रगल है। बसंत जी का भी अपना एक लंबा जर्नी रहा होगा और है, सम्राट जी का भी है, मेरा भी है, चल ही रहा है जर्नी। मैं तो एक्टर नहीं बनना एक चाहता हूँ, चीज बहुत मैं से लोग मेंशन सजेस्ट करते हैं, बाकायदा सजेस्ट करते एक हैं चीज कि मैं आप मेंशन आइए ऐसे करूंगा करके। सर, यस, नहीं, एक चीज मैं मेंशन करूंगा जिस जो सम्राट ने भी कहा कि आप जब कुछ शुरू करते हैं ना, कभी कभी अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। मेरे साथ शुरू किए हुए बहुत सारे लोग इंडस्ट्री छोड़ दिए प्रेशर की वजह से, डिले, मतलब हमेशा वो डेडलाइन प्रेशर, ये तो बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब खुद को भी लगता है यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, छोड़ दूं, मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डाउट आपको होता है, तो वो भी पार करना होता है बहुत बार। और एक चीज मुझे ये भी कहूंगा कि ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा का इशू नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक्टर नहीं बने, नहीं बने, कुछ और बन जाएंगे, कोशिश लेकिन कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। हाँ, वही, इसलिए बिल्कुल। मैं हाँ, भी अभी बैकग्राउंड आर्टिस्ट ही बन के रह गया फिलहाल।
मैं भी वीएफएक्स में रोटो आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने भी रोटो से ही किया था, शुरुआत बेसिक से करने से कोई शिकायत नहीं है। कहाँ पे कर रहे हैं रोटो अभी आप? अभी फिलहाल कुछ दिनों से छोड़े हुए हैं, नोएडा में कर रहा था मैं, ग्लेरो ग्रेस कंपनी में। ओके ओके, ठीक है। इनफैक्ट काफी अच्छी सलाह जो है सो आपको तीनों लोगों से मिली है, और मुझे लगता है शायद आपके घर वाले भी अब आपको थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे अगर वो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हें खास करके दिखाइए कि यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जो आपके ही तरह के एक छोटे शहर की गलियों से निकल करके इतनी लंबी यात्रा जो है सो कर रहे हैं। इनफैक्ट सवाल और भी हैं, लेकिन समय हमारे पास खत्म है, तो हम लोग इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग ने इतना समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने इस क्रिएटिव यात्रा में से, और इतना मार्गदर्शन किया। जो भी सभी लोग सुन रहे हैं उनके पास और भी जो भी सवाल होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद भी कनेक्ट करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। और ये यात्रा की शुरुआत से कहूँगा, जब ट्रेनें चालू हो जाती है तो एक बार मिलते हैं। जरूर। क्या मैंने कहा लोकल ट्रेन चालू हो जाता है तो एक बार मिलते हैं। मैं इधर विरार में रहता हूँ। अच्छा। आता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, मुझे ये चर्चा में शामिल होकर मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ, और अच्छा लगा बाकी सभी लोगों से बातचीत करके। ये थैंक यू तिलक, थैंक यू। प्रसन्न जी, आप बॉम्बे में होते तो जरा भी और हम लोग मुखातिब होते, सामने बैठते तो कुछ और चीजें आपसे जानते, लेकिन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अरे अब एक बार परिचय हो गया तो मिलेंगे, मिलना ही बाकी है, मिलेंगे जल्दी। कुछ एनिमेशन करके मुझे भी करना है, कुछ मिथिला पेंटिंग एनिमेशन को लेके मैं करना चाहता हूँ, उस पे वर्कआउट। तो एक बार फोन पे भी, टेलीफोनिक पे भी बात करके मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे कि कुछ ऐसा क्रिएट करना है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे जितना जानकारी होगा जरूर, उसके लिए पीछे नहीं है। और नहीं, ठीक है, होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भोजपुरी फिल्म पर लास्ट एंडिंग के साथ एक चीज कि भोजपुरी फिल्म की एक सबसे बड़ी दिक्कत यही मुझे लगता है ना कि इंडस्ट्री में एक खासी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जो पूरा समाज है जो वो एक मास लेवल पे नहीं हो रहा है, तो वो होना चाहिए और वाकई होना चाहिए। इनफैक्ट एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि ये इस प्लेटफॉर्म पे शुरू में जैसे विकास जी ने कहा कि हम लोग फिल्म पे चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल है आज के टाइम में। आर्ट का हर दिन से रहा है, अभी भी रोल है। और आर्ट नहीं है तिलक, ये आर्ट नहीं है, सॉरी भाई, ये आई हैव टू से दिस कि ये मतलब बोझ है जो अब डाला जा रहा है, बट ये वो बहुत आगे निकल गया है वो आर्ट वार्ट, मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि अब कुछ टाइम में बस सिर्फ इवेंट फिल्म देखने के लिए लोग थिएटर में जाएंगे। मतलब वो जो आप बड़े स्क्रीन पे देखने का मजा सिर्फ उसके लिए ही जाएंगे, ऐसा टाइम आ गया। क्योंकि ये तो 2,000-3,000 रुपए खर्च करके आप चाहेंगे एक 2.5 घंटे बिताने के लिए, और क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन, मोबाइल पे और लैपटॉप पे सब कुछ आ गया है, तो अभी और भी बुरा, मतलब कमर्शियल। बट द सिल्वर लाइनिंग जो अच्छी चीज हो रही है कि कम से कम ओटीटी के आने से कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो थोड़ा जैसे कह लें कि आर्ट की तरफ या जो भी, मतलब एटलीस्ट पैरेलल या फिर कुछ ऑफ बीट करने की कोशिश की जा रही है। फॉर्चुनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसका सिनेमा। हाँ, ऑब्वियसली ये एक विमर्श का एक अलग ही विषय है ये। मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम मैं जो जितना अगर मैं अपना स्क्रीन टाइम याद करूं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम हम YouTube पे ज्यादा आज के डेट में बिता रहे हैं। तो YouTube भी एक बहुत पावरफुल मीडियम की तरह आया है उन फिल्मकारों के लिए जो पहुंचना चाहते हैं लोगों तक। और मुझे लगता है कि YouTube का मतलब एक बहुत बड़ा वो पावर है हर आदमी का। आपके पास कुछ है तो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, पहुंचे। पहले आपको ये नहीं डिपेंड किया आपका कुछ, हाँ ठीक है, उसके अपने फाइनेंशियल रेवेन्यू चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन YouTube एक बहुत बढ़िया मीडिया है। मैं उसको लेके बहुत ज्यादा उम्मीद में हूँ। बाय द वे, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को साथ लाने की एक मंशा ये भी है कि कहीं ना कहीं आप सब लोग इस क्षेत्र में मिल करके कुछ ऐसा सोचें, कुछ अलग हो। बाकी अपनी यात्रा जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर कुछ क्रिएटिव और भी हो सके तो यही सब करेंगे। आइकन गवर्न के लिए कुछ करते हैं हम लोग भी। नहीं, इसका सूत्रधार हम आप ही को बनाते हैं तिलक जी, और हम लोग इच्छुक है और हम लोग जरूर इसमें कुछ करना चाहेंगे।
जब कहिए तो बिल्कुल, आप गाइड करिए, आप गाइड करिए। चलिए, और थैंक यू सबको, और मैं केशव को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि भाई आप बस थैंक यू गो फॉर इट। जी। अपना टाइम थैंक यू तिलक, थैंक यू विकास, वसंत जी, राम राम। थैंक यू नमस्कार सबको। नमस्कार। थैंक यू भाई, ओके बाय, सभी देखने वाले सुनने वाले को भी थैंक यू। थैंक यू।